हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है जो टाइम के साथ अमेंड हो सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये था, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है, और अगर हाँ तो उसके लिमिट्स क्या होनी चाहिए। इस टेंशन के कारण कई इंपॉर्टेंट केसेज आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच एक पावर स्ट्रगल चला। चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शंकरी प्रसाद केस ऑफ 1951। According to this case, Parliament can amend any part of the Constitution, including fundamental right. तो इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को चैलेंज किया गया था, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को रेस्ट्रिक्ट किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि इसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी हटा सकती है। अब हम बात करेंगे गोलोकनाथ केस ऑफ 1967 के बारे में। तो दोस्तों, हमने अभी शंकरी प्रसाद केस में देखा पार्लियामेंट को सुप्रीम पावर दी गई थी, लेकिन 1967 में गोलोकनाथ केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसका उल्टा जजमेंट दिया। इस केस में 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया, जो कुछ स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में डालकर जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश कर रहा था। अकॉर्डिंग टू दिस केस, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके, और अगर पार्लियामेंट ने ऐसा किया तो वो आर्टिकल 13 के अंडर आ जाएगा और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट ये जजमेंट पार्लियामेंट की पावर को लिमिट कर रहा था और कह रहा था कि फंडामेंटल राइट को टच मत करो। अब पार्लियामेंट ने इस जजमेंट को चैलेंज किया और 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 पास किया। तो चलिए अब देखते हैं 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 को। तो इस एक्ट का मेन एम था कि पार्लियामेंट को फिर से फंडामेंटल राइट अमेंड करने का पावर मिल जाए। दिस एक्ट अलाउड पार्लियामेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट। यानी कि इस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 368 को मॉडिफाई किया गया ताकि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट अमेंड कर सके। इस एक्ट के थ्रू आर्टिकल 13 को भी क्लैरिफाई किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लॉ नहीं होते। मतलब अब पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हटा दिया और खुद को फुल पावर दे दी। अब हम बात करेंगे केशवानंद भारती केस 1973 के बारे में, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की शुरुआत थी। इस केस में केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट को चैलेंज किया गया था, लेकिन यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर का भी बड़ा केस बन गया। तो दिस केस ओवररूल्ड गोलोकनाथ केस। इट इंट्रोड्यूस्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, and according to this case, Parliament can amend the Constitution but cannot alter the basic structure. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो कहता है कि कुछ फंडामेंटल चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के कोर का हिस्सा है जो कभी बदल नहीं सकती। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये था पार्लियामेंट का पावर अब भी है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो दोस्तों, हमने इस स्लाइड में 4 केस को देख लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा नेक्स्ट केस है इंदिरा गांधी केस ऑफ 1975। चलिए इसे देखते हैं। तो इन दिस एक्ट सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट which attempted to place election disputes beyond judicial review। तो 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था। इस एक्ट का मेन एम था कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से हटा दिया जाए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसे बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट को हर्ट कर रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस जजमेंट को काउंटर अटैक किया और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को पास किया। तो चलिए अब समझते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। दिस एक्ट डिक्लेयर्ड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड एज अनलिमिटेड, कॉन्ट्राडिक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। यानी कि इस एक्ट ने कहा पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर अनलिमिटेड है और कोई भी अमेंडमेंट किसी भी कोर्ट के रिव्यू के अंडर नहीं आएगा। यानी कि पार्लियामेंट ने यह कह दिया कि हम जो चाहे वो अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर हो या नहीं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे। तो हमारा नेक्स्ट केस है मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980। दिस केस लिमिटेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर and it declared that the limited amending power is part of the basic structure। तो देखिए दोस्तों, 1980 में मिनर्वा मिल केस आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कुछ पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिमिटेड अमेंडिंग पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है और पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड नहीं हो सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फाइनली अब हम बात करेंगे ववन राव केस ऑफ 1981। तो बमन राव केस ऑफ 1981 क्लैरिफाइड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन अप्लाइज टू अमेंडमेंट्स आफ्टर 24 अप्रैल 1973। यानी कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सिर्फ 24 अप्रैल 1973 के बाद के अमेंडमेंट्स पे लगेगा। ये डेट इसलिए फिक्स की गई थी क्योंकि ये केशवानंद भारती केस का जजमेंट आने का दिन था। तो दोस्तों, हमने अभी तक देखा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इमरजेंस एक लंबे समय तक पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच पावर स्ट्रगल का नतीजा था। पार्लियामेंट और जुडिशियरी का ये पावर स्ट्रगल डेमोक्रेसी के बैलेंस के लिए जरूरी था। अगर पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर मिलती तो डिक्टेटरशिप का डर था और अगर जुडिशियरी ज़्यादा पावरफुल होती तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल कमज़ोर हो जाता। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ने एक मिडिल पथ दिया जिसमें पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की पावर तो मिली लेकिन जुडिशियल रिव्यू का एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड भी बना रहा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर एज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट समझने हैं तो आपको ये समझना होगा कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक सोच है। ये सोच हमें एक आज़ाद, सामर्थ और सम्मानित देश बनने के लिए तैयार करती है। लेकिन क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदल सकती है? और इसका जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 20 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जुडिशियरी? तो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। हमारे देश में सबसे ऊपर है संविधान। जैसे अगर कल कोई सरकार कहे कि देश सिर्फ एक ही पार्टी चलाएगी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लोकतंत्र वाले सिद्धांत के खिलाफ होगा और इसलिए ये अलाउ नहीं होगा। ये इंश्योर करता है कि कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडिया। यानी कि भारत एक सोवरेन देश है, मतलब हम किसी भी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम लोगों को हक देता है कि वो अपनी सरकार चुने और रिपब्लिक होने का मतलब है कि राष्ट्रपति एक चुने गए व्यक्ति होते हैं, ना कि एक राजा या महाराजा। जैसे अगर कोई कहने लगे कि भारत को एक मोनार्की बना देना चाहिए जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। हमारा नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है।
यहाँ सभी धर्मों को समान अधिकार और सम्मान मिलता है। इसलिए कोई भी सरकार किसी एक रिलीजन को सपोर्ट या अपोज नहीं कर सकती। जैसे अगर कोई अमेंडमेंट आए जो कहे कि सिर्फ एक रिलीजन को मान्यता मिलेगी और दूसरों को नहीं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे। हमारा नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है सेपरेशन ऑफ पावर्स एमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो इसका मतलब है पावर सिर्फ एक हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे देश में संसद यानी कि लेजिस्लेचर, सरकार यानी कि एग्जीक्यूटिव और अदालत यानी कि जुडिशियरी अलग अलग काम करती है। ये बैलेंस इंश्योर करता है कि कोई भी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। जैसे अगर कल सरकार कहे कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ गवर्नमेंट के हिसाब से फैसले देगी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर पे। तो अब हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में। तो भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है जिसमें पावर सेंटर और स्टेट के बीच डिवाइड होती है। ये इंश्योर करता है कि स्टेट्स को भी अपने डिसीजन लेने का अधिकार हो। जैसे अगर कल एक अमेंडमेंट आए जो कहे कि स्टेट्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा और सब कुछ सेंटर डिसाइड करेगा, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। हमारा नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि देश एकता में ही शक्ति है। ये इंश्योर करता है कि कोई भी अमेंडमेंट देश की अखंडता को तोड़ने वाला ना हो। जैसे अगर कोई लॉ आए जो कहे कि स्टेट्स अलग अलग देश बन सकते हैं, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। हमारा नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है वेलफेयर स्टेट एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छे समाज का मतलब सिर्फ कानून बनाना नहीं, बल्कि गरीब और कमज़ोर लोगों की मदद करना भी होता है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेलफेयर स्टेट प्रमोट करती है। जैसे अगर कोई सरकार गरीबों के लिए बनाए गए स्कीम्स को हटाने का फैसला ले, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जैसे अगर कल पार्लियामेंट एक लॉ पास करे जो फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। तो इस स्लाइड में हमने 8 एलिमेंट्स को समझ लिया है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम सबसे पहले बात करते हैं फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में। तो इसका मतलब है हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए बोलने की, जीने की और सोचने की। जैसे अगर कोई लॉ आए जो कहे कि कुछ लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं होगा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन होगा। हमारा नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं जिसमें लोग एमपीज को चुनते हैं और वही गवर्नमेंट बनाते हैं। जैसे अगर कल कोई कहे कि अब पीएम डायरेक्ट वोटिंग से चुना जाएगा और एमपीज का रोल ख़त्म हो जाएगा, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होगा। तो चलिए अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ, यानी कि सबको एक जैसा न्याय मिलेगा। चाहे आम आदमी हो या कोई नेता, कानून सबके लिए बराबर होगी। जैसे अगर कोई लॉ आए जो कहे कि कुछ खास लोगों को कानून से छूट मिल जाएगी, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो चलिए अब नज़र डालते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, यानी कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर वेलफेयर स्टेट बनाने का काम करती है। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है इक्वलिटी, यानी कि हमारे देश में सभी लोग बराबर है, चाहे कास्ट, रिलीजन, जेंडर या इकोनॉमिक स्टेटस कुछ भी हो। तो चलिए अब नज़र डालते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है।
तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए ताकि सही लोग चुने जा सके। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी कि हमारे देश में जुडिशियरी को गवर्नमेंट के दबाव से दूर रखा गया है ताकि न्याय सच में हो सके। हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि हर इंसान को न्याय पाने का हक है। अगर कोई भी न्याय से वंचित होता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी कि फंडामेंटल राइट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होने के लिए नहीं होते बल्कि उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। इनका मूल तत्व यह है कि हर नागरिक को आज़ादी, समानता और न्याय मिले। अगर ये सिर्फ कागज़ तक सीमित रह जाए और लोगों को इनका रियल बेनिफिट ना मिले तो इनका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार, न्यायपालिका और समाज मिलकर इन अधिकारों की सुरक्षा और सही तरीके से लागू करने का काम करे। तो अब हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, which is defined in Article 32, Article 36, Article 141 and in Article 142। मतलब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांतों की रक्षा करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है और इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून या सरकारी फैसले को कॉन्स्टिट्यूशन के अनुकूल होने या ना होने पर जांच कर सकती है, और अगर कोई कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो उसे रद्द भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है। अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत उसका समाधान दे सकती है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रेटर के रूप में काम करती है जो भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो हमारा लास्ट एलिमेंट है पावर्स ऑफ हाई कोर्ट एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 226 एंड इन आर्टिकल 227। तो देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत हाई कोर्ट की पावर्स को आर्बिट्रेरी तरीके से बदला या हटाया नहीं जा सकता। ये पावर्स मेनली आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227 में दी गई है जो हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार देती है। अगर किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हाईकोर्ट रीट जारी करके उनका रक्षण करता है। आर्टिकल 227 के तहत हाईकोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर आने वाले लोअर कोर्ट्स पर नज़र रखता है और उनकी फंक्शनिंग रेगुलेट करता है। हाईकोर्ट की ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस ये इंश्योर करती है कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर उसके काम में दखल ना दे। हाईकोर्ट के इन पावर्स को कमज़ोर करना या हटाना डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को ख़त्म करने जैसा होगा। तो दोस्तों, ये थे बेसिक स्ट्रक्चर के वो एलिमेंट्स जो हमेशा सुरक्षित रहेंगे। ये एलिमेंट्स हमारे देश के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, डेमोक्रेसी और फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करते हैं। तो हमारे देश में चाहे कोई भी पार्टी पावर में आए, चाहे कितने भी अमेंडमेंट्स लाए, ये कोर एलिमेंट्स हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो आज हमने देखा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करने की पावर तो है पर बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने की नहीं। तो दोस्तों, भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है जो हमारे अधिकारों, लोकतंत्र और न्याय की रक्षा करता है। इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमारी संविधान का आत्मा है जो हमेशा बनी रहेगी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।